तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। थंबनेल देख के आप जान ही गए होंगे कि आज कहानी जो भी आज ही हुई तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर की। ये कहानी उसी टिल्लू ताजपुरिया मर्डर की है। लेकिन जैसे ही आपने इस कहानी के थंबनेल पे क्लिक किया होगा तो आपको स्टार्टिंग में एक वीडियो दिखाया गया होगा। ये वीडियो किसी जगह का है जिसमें बाकायदा पुलिस वाले गोली चला रहे हैं, कुछ काली कोट में लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो इस वीडियो में एक शूट आउट की घटना रिकॉर्डेड है जिसमें टोटल 3 लोग मारे गए थे और ये वीडियो आज से करीब करीब 2 साल पहले की है। लेकिन ये वीडियो और ये जो घटना हुई थी, इस घटना का सीधा सीधा जो संबंध है इस तिहाड़ जेल में घटी इस टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर की घटना से जुड़ा हुआ है। तो क्या थी वो घटना और आज की क्या कहानी है ये पूरी टिल्लू ताजपुरिया की, और इस कहानी तक मैं कैसे पहुंचा, ये वास्तव में बड़ी हैरान करने वाली बड़ी अजब गजब खेल की कहानी है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अब उसमें अलग अलग कॉलेजेस जुड़े हुए हैं, अपने अपने नाम को इस यूनिवर्सिटी की छत्र छाया में रखे हुए हैं। और उन्हीं कॉलेजों में से एक कॉलेज है श्रद्धानंद कॉलेज। श्रद्धानंद कॉलेज में अलग अलग जगह से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ते हैं, अपनी डिग्री लेते हैं, डिग्री लेने के बाद निकल जाते हैं। और इसी सिलसिले में एक शख्स जिसका नाम था जितेंद्र गोगी, ये दिल्ली के अलीपुर का रहने वाला जितेंद्र गोगी भी बाकायदा इसी श्रद्धानंद कॉलेज में एडमिशन लेता है। एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई लिखाई करता है। और कॉलेज लाइफ में जो लोग कॉलेज लाइफ में गए होंगे, खासकर जो बाहर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने गए होंगे, वो एक चीज़ बहुत अच्छे से समझेंगे कि जब आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो कोई आपके आसपास का मिल जाए, कोई आपके ज़िले का मिल जाए, या फिर जिससे आपका कोई जातीय संबंध हो या फिर क्षेत्रीय संबंध हो, तो कहीं ना कहीं आप उस शख्स के बड़े करीब हो जाते हैं। मेरे भी कॉलेज लाइफ में अक्सर ऐसा हुआ कि जब मुझे घर आना होता तो मेरे ज़िले के या फिर मेरे आसपास के ज़िले के जो लोग थे उनके साथ आता, उनसे एक अलग बॉन्डिंग, एक अलग अपनापन। तो इसी सिलसिले में फिर जो जितेंद्र गोगी था उसकी मुलाकात हो जाती है बगल के ही गांव के रहने वाले टिल्लू ताजपुरिया से। टिल्लू ताजपुरिया इसी ताजपुर गांव का रहने वाला, अभी अलीपुर का वो ताजपुर का, अगल बगल दोनों का घर। दोनों में कॉलेज में जब मुलाकात हुई तो एक दूसरे के साथ जब इंट्रोडक्शन हुआ तो इंट्रोडक्शन के बाद फिर एक दूसरे के साथ घर आना जाना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ खाना खाना। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती इस कदर आगे बढ़ी कि लोग एक तरह से अब कॉलेज में टिल्लू और जितेंद्र गोगी की दोस्ती की मिसालें देने लगे। दोनों पढ़ने में भी ठीक ठाक, ऐसा नहीं था कि बहुत गंदे बच्चे थे या फिर ऐसा भी नहीं था कि पढ़ने में बहुत अव्वल थे। ठीक ठाक बच्चे थे, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी, हर कॉलेज की तरह इस कॉलेज में भी एक छात्र यूनियन का चुनाव होने वाला था। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ आप हटा दीजिए, जैसे IITs हो गई, KTU हो गए, इन सबको अगर आप हटा दीजिए तो जितने ये स्नातक प्रस्नातक वाले होते हैं, खासकर BA BSc वाले, उसमें बाकायदा एक छात्र संघ का चुनाव होता है। उसमें फिर एक अध्यक्ष चुना जाता है, एक प्रेसिडेंट। उस प्रेसिडेंट का फिर एक तरह से इतना रुतबा, इतना नाम होता है कि वो तो बाकायदा प्रॉक्टर से लेके डायरेक्टर तक सबसे बात करता है। छात्रों की जो समस्याएं होती हैं उसको लेके पहुंचाता है। कायदे से पूरे कॉलेज में उसका एक दबदबा होता है। तो जब ये चुनाव होता है तो इस चुनाव में फिर लोग जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, अलग अलग तरीके से प्रचार करते हैं अपने छात्रों को लुभाने के लिए। अच्छा, ऐसे ही चुनाव में जो कि अब यहाँ से एक उभरते हुए नेता की छवि बनती है, तो कुछ जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी ऐसे चुनाव में इंटरफेयर करते हैं। जो लोकल गैंगस्टर होते हैं वो भी अब ऐसे चुनाव में जो खड़े होते हैं उनका इंटरफेरेंस रहता है। तो फिर जब इस चुनाव की डेट, चुनाव की तारीख मुकर्रर हुई तो संजोग से जो टिल्लू ताजपुरिया था उसका एक रिलेटिव भी इस चुनाव में कूद पड़ता है। अब टिल्लू ताजपुरिया का रिलेटिव और चुनाव में, तो जाहिर सी बात है जो टिल्लू ताजपुरिया था वो अपने रिलेटिव का प्रचार प्रसार करने लगता है। इधर संजोग से जो जितेंद्र गोगी था उसका एक दोस्त वो भी चुनाव के मैदान में, तो वो अपने उस दोस्त का प्रचार प्रसार करने लगता है। और देखते ही देखते जो जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया, जिनकी दोस्ती की लोग कसीदे पढ़ते थे, अब वो एक दूसरे के आमने सामने, अलग अलग नेता के पीछे। यहाँ तक भी चीज़ें ठीक ठाक थी, चुनाव जैसे तैसे हो गया। किस्मत से जो टिल्लू ताजपुरिया का कैंडिडेट था वो हार भी गया। लेकिन इस हार की वजह से और इस चुनाव की वजह से और एक दूसरे के कैंडिडेट का प्रचार करने की वजह से इन दोनों के बीच में एक तरह से अब दरार पड़ चुकी थी।
अब दरार पड़ी है और दरार धीरे धीरे अब एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की बिचिंग करना। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ी, इन दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। अब जब लड़ाई झगड़े होने लगे तो फिर ये दोनों अलग अलग दोस्तों के साथ, जो भी जितेंद्र गोगी के साथ रहते, जो भी टिल्लू ताजपुरिया के साथ रहते, अब ये दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। अब मारपीट हुई तो फिर दोनों को लगा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, तो जो टिल्लू ताजपुरिया था वो चला जाता है। उस टाइम दिल्ली का जो डॉन कहा जाता था नीरज बवानिया ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है। इधर जो जितेंद्र गोगी था, जितेंद्र गोगी को कोई और मिला नहीं, क्योंकि जो टिल्लू ताजपुरिया था वो बवानिया ग्रुप में, तो जितेंद्र गोगी भी अब उसके एंटी जो बिश्नोई गैंग था उसमें शामिल हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे की एंटी गैंग में एक दूसरे के एंटी काम कर रहे हैं। यहाँ तक भी अभी भी चीज़ें गलीमत में हैं, काम ठीक ठाक चल रहा है। कॉलेज लाइफ भी पूरी हुई, और कॉलेज लाइफ जैसे ही पूरी हुई उसी टाइम दिल्ली के दो सबसे बड़े डॉन जो छात्रों के लिए और खासकर ऐसे गैंगस्टरों में माने जाते थे, पहला था नीतू दावेतिया। 2013 में इसका इनकाउंटर हो जाता है। अब 2013 में जब इसका इनकाउंटर हुआ तो दिल्ली की गद्दी जो थी एक तरह से खाली गैंगस्टरों वाली, उस पर नीरज बैठा, नीरज बवानिया। इधर नीरज बवानिया को जेल हो जाती है, तब वो गद्दी खाली। अब जब गद्दी खाली हुई तो अलग अलग लोग उस गद्दी को, यानी दिल्ली का सबसे बड़े डॉन का जो तमगा था उसको पहनने के लिए अब अलग अलग लोग उसमें एक्टिव हो रहे हैं। और इस लिस्ट में जो टॉप के दो नाम थे उसमें से पहला टिल्लू ताजपुरिया और दूसरा जितेंद्र गोगी। अब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी काम कर रहे हैं और साथ ही अपने गैंग को बड़ा कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। जो जितेंद्र गोगी था उसने सुपारी किलिंग का काम शुरू कर दिया। इधर जो टिल्लू ताजपुरिया था उसने असलहों का व्यापार शुरू कर दिया। जितेंद्र गोगी आए दिन लोगों की सुपारियाँ लेता, फिर अपने लड़कों को भेज के मरवाता। इधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, इधर गोल्डी बरार का और अलग अलग और जो गैंग थी उनका हाथ। इधर जो नीतू था, माफ़ कीजिएगा, जो टिल्लू ताजपुरिया था, टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर भी अलग अलग तरह के मामले दर्ज होते गए। उसके ऊपर भी ये नीरज बवानिया गैंग का हाथ, इधर खुद भी ये अपने आप में बड़ा नाम। चीज़ें चलती रही। इन दोनों की जो अपराधों की फहरिस्त थी वो भी लंबी होती गई। एक दूसरे के साथ ये लोग गैंगवार भी करते, एक दूसरे के लोगों को मारते। इधर जब वक्त गुजरा तो जो जितेंद्र गोगी था वो पुलिस की आंखों की किरकिरी बनने लगा। कई बार तो ऐसा हुआ कि पुलिस वाले इसको गिरफ्तार करते, कई बार इसके ऊपर ऐसे ऐसे मामले होते कि पुलिस वालों को इसे उठाना पड़ता। कभी 302, कभी किसी बड़े व्यापारी को धमकाना। कहते हैं कि जेल में रहकर इसने एक बार एक दुबई के व्यापारी से 5 करोड़ रुपए मांग लिए थे। अब ये भी अपने आप में इसका कैसा सिस्टम था कि वहाँ तक जेल में रहते हुए इसने फ़ोन किया, फिर धमकी दी। तो ये तमाम चीज़ें इस जितेंद्र गोगी के बारे में वायरल होती रही। इसके ऊपर न जाने कितने मामले दर्ज होते रहे, पुलिस भी इसे गिरफ्तार करती और कई बार तो ये पुलिस के गिरफ्त से रफू चक्कर हो जाता। एक बार तो 2016 में जो दिल्ली की पुलिस है इसको लेके जा रही थी, इसके गुर्गे बाकायदा पुलिस की गाड़ी रोकते हैं बीच में ही। रोकने के बाद बाकायदा पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची डालते हैं, गन पॉइंट पे लेते हैं और इसको लेके 9-2-11 हो जाते हैं। अब पुलिस वालों के नाक के नीचे से, पुलिस वालों के चंगुल से किसी गैंगस्टर का भागना पुलिस वालों के लिए भी एक तरह से बेइज्जती की बात। तो टोटल जो दिल्ली गवर्नमेंट थी और जो हरियाणा गवर्नमेंट थी, इन दोनों सरकार ने अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय पे इसके ऊपर इनाम घोषित किए और टोटल 6 लाख का जितेंद्र गोगी जो था इनामी बदमाश हो गया। इधर ये जो टिल्लू ताजपुरिया था इसके ऊपर भी कई मामले, कई कत्ल के मामले, कई अपहरण के मामले, धमकाने के मामले, ये भी पुलिस इसे उठाती है, ये भी जेल में बंद। एक बार तो जितेंद्र गोगी और जो टिल्लू ताजपुरिया था इन दोनों के बीच गैंगवार हुई थी। एक जगह है बुराड़ी, जहाँ पे आपने ये कांड सुना होगा, बुराड़ी कांड, जिसमें एक परिवार के कई लोग खुद से आत्महत्या कर लेते हैं, जो तंत्र मंत्र है उसके कामों में। तो वहाँ पे गैंगवार हुई और इस गैंगवार में टोटल 5 लोग ऐसे मारे गए थे जिनका ना जितेंद्र गोगी से कोई मतलब था, ना ही टिल्लू ताजपुरिया से। ये दोनों तो महज आम नागरिक थे और बदकिस्मती से उस जगह पे पहुँच गए थे। तो फिर इधर ये जो टिल्लू ताजपुरिया था ये जेल में बंद हो गया। जितेंद्र गोगी था, उसके ऊपर 6 लाख का इनाम, पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है। और इसी बीच 7 मार्च साल 2023 की तारीख आती है। 6 मार्च साल 2023 को
जो पुलिस की क्राइम ब्रांच है उसको इनपुट मिलता है कि जो जितेंद्र गोगी है वो हरियाणा के गुड़गांव के एक सेक्टर के एक कमरे में छुपा हुआ एक बिल्डिंग में। अब एक 6 लाख का बदमाश इनाम जिसके ऊपर, उसको पकड़ने के लिए पुलिस के टोटल 80 जवान, जिसमें कुछ कमांडो थे, कुछ पुलिस के बहुत ही शार्प शूटर, कुछ बेहद फिट माने जाने वाले जवान, 80 पुलिस और कमांडोज की एक टीम अलग अलग गाड़ियों में, अलग अलग वैगन में 6 तारीख की रात को उस बिल्डिंग के आसपास पहुंचती है। रात भर में उस बिल्डिंग को घेर लेते और सुबह सुबह 5 बजे बाकायदा माइक पे बोलते हैं कि जो जितेंद्र गोगी है वो यहाँ पे बंद है, और उससे एक तरह से अनुरोध कहें या फिर आदेश कहें कि वो अपना आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो फिर हमें मजबूरी में उसका एनकाउंटर करना पड़ेगा। अब 3-4 लोग उस बिल्डिंग से झांकते हैं और देखते हैं कि सच में पुलिस की जो व्यवस्था है इस तरह से चाकचौंध है कि यहाँ से निकलना असंभव है। तो जो जितेंद्र गोगी था वो फेसबुक पे अपना एक वीडियो पोस्ट करता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, और शायद उसे ये डर भी था कि कहीं विकास दुबे की तरह, हालांकि उस टाइम ये मैटर नहीं हुआ था, कहीं गाड़ी वाड़ी ना पलट जाए और इनकाउंटर ना कर दे पुलिस, क्योंकि कई बार पुलिस को हमने परेशान किया है, कई बार उसके चंगुल से उसको बेइज्जत करके निकले हैं। तो बाकायदा वो वीडियो बना के डालता है, डालने के बाद फिर आत्मसमर्पण करता है। अब पुलिस वाले उसको लेके आते हैं और मोहाली की एक जेल में बंद कर देते हैं। अब जो ये था टिल्लू ताजपुरिया, ये भी जेल में बंद, इधर जो जितेंद्र गोगी था वो भी जेल में बंद। अब जेल में कहते हैं कि पैसा हो तो सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब जेल से ही जितेंद्र गोगी भी अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है, इधर जो टिल्लू ताजपुरिया है वो भी अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है। एक दूसरे के शूटरों को मारना, एक दूसरे के गुर्गों को ख़त्म करना, एक दूसरे के आदमी के ऊपर अटैक करना, ये चीज़ें चलती रही। जेल से इनका बिजनेस अच्छा खासा फल फूल रहा था। जब कभी मौका मिलता तो जो टिल्लू ताजपुरिया है उसकी पेशी होती तो वो पेशी पे जाता, सुनवाई करता। अलग अलग जेलों में इन दोनों ने अपना घर एक तरह से बनवा लिया था, एक तरह से अपने सारे गुर्गों को अपने ही पास बुला लिया था। अब इस बात का आलम यह हुआ कि चाहे टिल्लू ताजपुरिया हो चाहे जितेंद्र गोगी हो, एक दूसरे की जान के प्यासे तो थे, लेकिन एक बात पता थी कि जिस सिक्योरिटी में जितेंद्र गोगी और जिस सिक्योरिटी में टिल्लू ताजपुरिया बैठा है, इस सिक्योरिटी में एक दूसरे को मारना असंभव है। और मारना भी था तो मारा कैसे जाए। तो जितेंद्र गोगी को लगा कि अब गुर्गों को या फिर जो साथ के लोग हैं उनको टारगेट करने से अच्छा है कि जो टिल्लू ताजपुरिया डायरेक्ट उसको टारगेट किया जाए, उसको मार देंगे तो ताजपुरिया गैंग खत्म और फिर दिल्ली पे एक छत्र राज्य। इसीलिए अब जितेंद्र गोगी प्लान बनाता है। प्लान बनाने के साथ साथ अब सोचता है कि किसी को काम दें, चूँकि खुद जेल में था। लेकिन चाहे अब जितेंद्र गोगी के शूटर हों, वो टिल्लू ताजपुरिया के शूटर को पहचानते थे और टिल्लू ताजपुरिया के शूटर जितेंद्र गोगी के शूटर को पहचानते थे। इसीलिए अब ये काम किसी बाहरी से करवाना था और यहीं से एंट्री हो जाती है अतीक के शूटर सनी सिंह की। सनी सिंह की तलाश होती है, सनी सिंह के बारे में ये लोग सुनते हैं, फिर उसको काम दिया जाता है। उसको बाकायदा 2 पिस्टल, और ये वही पिस्टल थी जो अतीक के मर्डर में यूज हुआ, जिगाना पिस्टल। 2 पिस्टल, 50 गोलियां और पैसे, ये सारी चीज़ें दे दी गई, डिटेल बता दी गई। अलग अलग और भी शूटर थे और ये सारा काम मैनेज किया था जितेंद्र गोगी की राइट हैंड रोहित मोई ने। रोहित मोई बाकायदा ये सारी चीज़ें मैनेज करता है, सारी डिटेल बताता है और कहता है कि मर्डर करना है। सनी सिंह भी कहता है कि ठीक है। लेकिन इस बात की भनक जो टिल्लू ताजपुरिया थी उसको लग जाती है। अच्छा, अब तक गुर्गों पे अटैक हो रहा था तो यहाँ तक तो गलीमत थी, लेकिन जब टिल्लू ताजपुरिया को लगा कि ये अगला अटैक मेरे ही ऊपर होने वाला है तो फिर इसे लगा कि इससे पहले कि ये अटैक करे मैं ही अटैक कर देता हूँ। लेकिन बात फिर वही थी कि जेल में एक दूसरे को मारना संभव था, तो फिर मारा कहाँ जाए। तो फिर जितेंद्र गोगी को मारने के लिए टिल्लू ताजपुरिया ने अपने शूटर बुलाए और एक प्लान बनाया, और इस प्लान के तहत जितेंद्र गोगी की पेशी होनी थी रोहिणी की जेल में। रोहिणी की जेल में बाकायदा उसकी पेशी होनी थी। पेशी की दिन, पेशी की तारीख, सारी चीज़ें मुकर्रर थी। अच्छा, कोर्ट का नियम होता है कि जिस तारीख को पेशी होगी, जिस तारीख को किसी का मुकदमा लगा होगा, उसके बारे में एक दिन पहले संबंधित वकीलों को,
जो विरोध के वकील हैं उनको भी, जो पक्ष के वकील हैं उनको भी, और पुलिस प्रशासन को हर जगह पे एक लेटर जाता है और जो जो मुकदमे लगे होते हैं उसकी लिस्ट बाकायदा दीवार पे चिपका दी जाती है। तो संजोग से 23 तारीख को ही लिस्ट लग जाती है कि जो जितेंद्र गोगी है, यानी 23 सितंबर साल 2021 को ही ये लिस्ट लग जाती है कि जो जितेंद्र गोगी है उसकी 24 सितंबर को पेशी है, एक दिन पहले। और संजोग से इस बात की भनक जो टिल्लू ताजपुरिया था उसको लग जाती है। अब ये पेशी के लिए जितेंद्र गोगी आता है, इसके ऊपर कुछ ड्रग्स के मामले थे। अच्छा, हर सेशन की, हर अलग अलग मामलों की अलग अलग कोर्ट होती है, अलग अलग कैटेगरी के जज होते हैं, सीनियर जज, लोअर कोर्ट। तो ऐसे ही एक कोर्ट थी एनडीपीएस जो ड्रग वगैरह के मामले देखती है। इस कोर्ट में बाकायदा जो जज थे अमरजीत सिंह, वो जज थे। किसी मामले में वो सुनवाई कर रहे थे। इधर टाइम हुआ, जितेंद्र गोगी को लाया गया। जितेंद्र गोगी को लाने के बाद जितेंद्र गोगी के साथ जितने भी और सुरक्षाकर्मी थे, जो पुलिस के जवान थे, अब कोर्ट में सारे जवान जा नहीं सकते, तो लगभग जवान बाहर खड़े हो गए। और उसके बाद 2-3 पुलिस वाले जितेंद्र गोगी को पकड़ के जज साहब के सामने पेश करते हैं। अब चूँकि बड़ा गैंगस्टर था तो पुलिस वालों का भी प्रयास यही था कि जज के जितना करीब हो, मेन गेट से जितना दूर हो उतना अच्छा है, ताकि भागने वगैरह का कोई प्रकरण ना हो पाए। अब जज साहब किसी मामले की सुनवाई कर रहे थे, बस इस मामले की सुनवाई होने ही वाली थी, तभी इसी बीच 2 वकील उठते हैं, अपने कमर से पिस्टल निकालते हैं। सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल थी। अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, कोई कुछ जान पाए, भरी कचहरी में जज के सामने 2 सिपाही, 2 पुलिस वाले और न जाने कितने और वकील, न जाने कितने ऐसे लोग जो वहाँ पे सीखने के लिए बैठे थे, न जाने कितने और लोग, और एक जज जो बाकायदा अपनी कुर्सी पे बैठा है, उन्हीं के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए इस जितेंद्र गोगी का कत्ल कर देते हैं। अब गोली की आवाज़ जैसे ही बाहर गई, बाहर से फ़ौरन लोग, जो पुलिस वाले थे, जो सुरक्षा के जवान थे, वो सुनते हैं, फ़ौरन अंदर की तरफ भागते हैं। अब शूट आउट होने लगता है। यानी एक कोर्ट है, कोर्ट के अंदर एक चैम्बर है, उस चैम्बर में जज के सामने पुलिस वाले और गैंगस्टरों की भी शूटिंग एक तरह से चल रही है। लगभग 40 राउंड फायर हुए। 40 राउंड फायर होने के बाद फिर जब अंदर से गोलियों की आवाज़ आनी बंद हो गई, पुलिस वालों को भी लगा कि शायद अब सामने वाले जो लोग हैं वो गोली चलाने की हालत में नहीं है। तो फिर ये पुलिस वाले अंदर जाते हैं, तीनों लोगों को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन इतनी गोलियां तीनों लोगों को लग चुकी थी, यानी दोनों शूटरों को और जितेंद्र गोगी को, कि ये तीनों दम तोड़ चुके थे। अब जैसे ही ये मामला जो गैंगस्टरों की दुनिया है वहाँ तक पहुँचा, तो फिर गैंगस्टर की दुनिया में भूचाल आ गया। चाहे गोल्डी बरार हो, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, सबके ग्रुप ने अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी। और चूंकि जो जितेंद्र गोगी था वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ग्रुप का था, तो फिर उसी टाइम इस बात की पुष्टि कर दी गई थी, उसी टाइम ये बात बोल दी गई थी कि जो इस मामले में शामिल हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, जो भी हमारे साथ नहीं है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, और सड़कों से अब खून सूखेगा नहीं। बाकायदा अगले ही दिन ये पोस्ट की गई थी। माफ़ कीजिएगा। और इस पोस्ट का सीधा सीधा मतलब है कि सीधा टिल्लू ताजपुरिया को धमकी। अब जैसे ही पुलिस वाले और जेल प्रशासन ये बात सुनते हैं कि ऐसी धमकी दी गई और सबको पता भी था कि इस मामले के पीछे किसका हाथ है, तो फ़ौरन टिल्लू ताजपुरिया की सिक्योरिटी बढ़ाई गई और उसको बेहद हाई सिक्योर जेल में डाला गया। लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी सिक्योर जेल, तो यहाँ पे मर्डर हुआ कैसे? अब धीरे धीरे वक्त भी गुजरा और इस सवाल पे भी आते हैं। तो जब वक्त गुजर गया, साल 2021 की ये सारी बातें हैं, अलग अलग फिर चीज़ें हुई, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, लोगों का ध्यान उसमें भी बटा। साल 2023 को 14 अप्रैल को इसी तिहाड़ जेल में एक गैंगस्टर जिसका नाम है प्रिंस तेवतिया प्रिंस तेवतिया की भी एक गैंगवार में इसी जेल में मौत होती है। अब जेल में मौत हुई तो जेल प्रशासन को एक तरह से चौकन्ना होना चाहिए था, जेल प्रशासन को एक तरह से मुस्तैदी से काम करना चाहिए था, सारे गैंगस्टरों को अलग करना चाहिए था। लेकिन जिस बैरक नंबर 8 में टिल्लू ताजपुरिया बंद था, इसी के ठीक ऊपर एक दूसरी बैरक में, यानी बैरक नंबर 9 में टिल्लू ताजपुरिया की मौत का एक तरह से सामान और फरमान दोनों जारी हो चुका था। कुछ टाइम पहले, यानी आज से कुछ टाइम पहले, उस बैरक नंबर 9 में जो ग्रिल लगी हुई थी
उस ग्रिल को बाकायदा तोड़ा जाता है। अब आप सोच के देखिए कि आमतौर पे बैरक को पुलिस वाले चेक करते हैं, लेकिन एक बैरक है उसकी खिड़की जो है उसकी ग्रिल को तोड़ा गया, लेकिन किसी पुलिस वाले को कोई मतलब नहीं कि ये क्यों टूटा। बाकायदा उस ग्रिल को तोड़ा गया, बाकायदा तोड़ने के बाद उसको रगड़ रगड़ के नुकीला बनाया गया। नुकीला बनाने के बाद फिर इंतज़ार किया गया और आज सुबह 6 बजे जब टिल्लू ताजपुरिया अपने बैरक से बाहर निकलने ही वाला था, जब कैदियों की गिनती होती है, सुबह सुबह जगाया जाता है। ठीक उसी टाइम अपनी बैरक से वो लोग चादर लगा के, टोटल 4 लोग थे, जिसमें से एक का नाम था योगेश टुंडा और एक था दीपक तीतर और 2 इनके साथी। ये चारों लोग जंप करते हैं। जंप करने के बाद इससे पहले कि ये टिल्लू ताजपुरिया को समझ पाता, इसके ऊपर ताबड़तोड़ वार करते हैं। इस वार में एक और गैंगस्टर घायल होता है, ये भी घायल होता है। दोनों लोग को जेल से फिर दीनदयाल हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ पे फिर जांच होती है और जांच में जो टिल्लू ताजपुरिया था वो मृत करार दे दिया जाता है और बल्कि दूसरा जो है वो घायल है। तो फिर सवाल यही है कि आखिर इतना प्लान, ये सारी चीज़ें हुई और जेल प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। अच्छा, शुरुआत में जो जेल प्रशासन थी उसने इस घटना को इस तरह से सिक्योर किया, एक तरह से बताया कि जो ये टिल्लू ताजपुरिया है इसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई, लेकिन मामले छुपते कहाँ हैं, धीरे प्रकाश में आया। अब ये सारी चीज़ें चलती रहीं कि उधर जो गोल्डी बरार है उसने बाकायदा फिर एक पोस्ट की, लोगों को बधाई दी कि जो हमारे एक भाई का नुकसान हुआ था, यानी इस जितेंद्र गोगी का नुकसान हुआ था, जितेंद्र मान का, गोगी मान का, उस नुकसान की जिम्मेदारी ली थी टिल्लू ताजपुरिया ने। तो आज हमारे भाई, जिसमें रोहित मोई और योगी टुंडा और दीपक तीतर, इन सारे लोगों ने उस नुकसान का बदला ले लिया और हम लोगों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये तमाम चीज़ें ठीक थी, लेकिन अगर आप इस पोस्ट के हैशटैग को देखेंगे तो इस हैशटैग में 3-4 चीज़ें बड़ी संदिग्ध थी। पहला तो था हैशटैग लॉरेंस बिश्नोई गैंग, चलो मान लो ये तो कॉमन था, लेकिन उसमें एक और हैशटैग था और वो हैशटैग था दीपक बॉक्सर। दीपक बॉक्सर वही है जो भी कुछ टाइम पहले इस तिहाड़ जेल में शिफ्ट हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कत्लेआम में जो ये कत्ल हुआ, पूरे जेल प्रशासन के सामने एक तरह से कहें, एक आदमी को मार दिया गया, दूसरा घायल है, जबकि कुछ टाइम पहले एक और आदमी का कत्ल हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें दीपक बॉक्सर जो है मास्टरमाइंड सिद्ध हो। और एक थैंक यू जो बोला गया था रोहित मोई को, तो कहते हैं कि जब जितेंद्र गोगी मारा गया तो गोगी गैंग की जो जिम्मेदारी है यही रोहित मोई संभाल रहा है। और जो जिगाना पिस्टल पूरे हिंदुस्तान में आती है, एक जो अभी तक माना जाता है कि जिगाना पिस्टल अगर हिंदुस्तान में आई है तो उस पिस्टल को लाने में रोहित मोई का ही हाथ है। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी जिगाना पिस्टल रोहित मोई के बिना नहीं ला सकता। तो रोहित मोई ही जिगाना पिस्टल का सबसे बड़ा इस टाइम डीलर है, सबसे बड़ा कारोबारी है रोहित मोई, और वो इस समय गोगी गैंग को बाकायदा चला रहा है, गोगी गैंग का सरगना है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब धीरे धीरे इस कहानी में चीज़ें निकल के सामने आएंगी। अब आते हैं कल के सवाल पे, और कल का मेरा सवाल था कि जो राष्ट्रगान है उसको पूरा करने का सही समय कितना है। तो इस सवाल का सही जवाब है कि जो नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान है उसको 52 सेकंड में कंप्लीट कर लेना चाहिए। और इस सवाल का सही जवाब कई लोगों ने दिया है तो शायद आज तबीयत ख़राब है तो उन लोगों का नाम मैं ठीक से ले नहीं पाऊँगा, क्योंकि बार बार खांसी आ रही है। तो आप तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने भी सही जवाब दिया, उन तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। आज नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी की गुजारिश आप लोगों से करता हूँ। और आज का सवाल है कि एक ऐसा फल है जिस फल में न ऊपर छिलका होता है न अंदर बीज, बस आप उस फल को मुंह में लीजिए और खा जाइए। तो ऐसा कौन सा फल है? अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा। और तबीयत ख़राब होने की वजह से जो भी बीच बीच में आपको डिस्टर्बेंस हुई उसके लिए माफ़ी की गुजारिश करता हूँ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। अब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।